अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिशवाली सदरी वयस्सरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़नी इल्मा वबिज़नी इल्मा वबिज़नी इल्मा। अच्छा जी, समर 2025 क्वेश्चन नंबर 4 अभी हमारा एजेंडा है जी। स्टार्ट करते हैं बात को। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे जी। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा है जी, रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। Required recommend with supporting explanations and calculations the optimal investment plan for Agri Grow Limited considering restricted capital available for investments। रिस्ट्रिक्टेड कैपिटल अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट से क्या मुराद है, चैट के थ्रू बता दें जी। किस टॉपिक का सवाल लग रहा है देखने से जी। ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट प्लान, रिस्ट्रिक्टेड कैपिटल अवेलेबल, दिस इज कॉल्ड कैपिटल राशनिंग। सही कह रहे हैं जैन, सही कह रहे हैं मोहम्मद हमाद शेख, सही कह रहे हैं मुस्तफ़ा अहमद, सही कह रहे हैं फारूक खान। बाकी लोग जो लाइव में मौजूद हैं वो भी बता दें जी। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? हाँ ठीक है, ठीक है। अब सिंगल पीरियड है या मल्टी पीरियड है इसका फैसला थोड़ी देर में हो जाएगा। बी पार्ट पढ़ लेते हैं। एडवाइस द बोर्ड विदाउट कैलकुलेशन हाउ द अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग वुड चेंज इफ द कैपिटल वाज लिमिटेड फॉर मल्टीपल पीरियड। मल्टी पीरियड कैपिटल राशनिंग होती है तो हमारी अप्रोच में क्या फर्क पड़ता है ये बता दें। इसका मतलब लग ऐसा रहा है कि पहले पार्ट में शायद सिंगल कैपिटल होगा, पढ़ेंगे तो क्लियर भी हो जाएगा। और सेकेंड पार्ट में वो सिर्फ एडवाइस करने को कह रहे हैं विदाउट कैलकुलेशन, कि अगर एक से ज्यादा पीरियड में पैसे की शॉर्टेज हो जाती है तो हम उसको कैसे टैकल करते हैं बता दीजिए। हाँ जी। उसके लिए फिर एक से ज्यादा पीरियड में अगर पैसे का मसला हो तो फिर गेम में कौन आता है? याद है ना, पढ़ा है भाई। हाँ बिल्कुल सही है। फिर मल्टी पीरियड कैपिटल राशनिंग आता है, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग आता है, यानी कि ग्राफ आता है। सही कह रहे हैं जैन, सही कह रहे हैं मोहम्मद हमाद शेख, सही कह रहे हैं। ठीक है जी। रिक्वायरमेंट सी में क्या कह रहे हैं जी? सी में एक और थ्योरी का टॉपिक, एडवाइस द बोर्ड ऑन द रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी टू द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एग्री ग्रो लिमिटेड कैन मेक। डिविडेंड पॉलिसी पे बात करनी है। और डी में एडवाइस द डायरेक्टर ऑन प्रैक्टिकल कंसिडरेशन दे शुड टेक इनटू अकाउंट व्हेन डिटरमिनिंग द नेक्स्ट डिविडेंड। डिविडेंड का अनाउंसमेंट करते हुए डिविडेंड डिटरमिन करते हुए किन बातों का ख्याल रखा जाता है। ये 4 मार्क का सवाल बहुत दफा पास में भी पेपर में आ चुका है, इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा इंशाल्लाह हमारे लिए। 16 2 18 20 24 मार्क का एक बहुत बड़ा और भारी सवाल है, भारी भरकम सवाल है। मगर सॉफ्टवेयर पे कुछ हम ऐसे शॉर्टकट्स यूज करेंगे आज जिसके थ्रू हमारे पास जो है डेटा आसान हो जाएगा। और डेटा भी बड़ा मुनासिब दिया हुआ है, यानी कि ये सवाल बहुत अच्छा अटेम्प्ट हुआ है पास पेपर में। और हम देखेंगे ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। ठीक है जी, बात शुरू करते हैं। Agri Grow Limited, a listed company, manufactures agricultural products and is based in Faisalabad. The company acquired a new subsidiary, Bank Light Limited, in March 2025, and consequently the level of cash held in the business is lower than normal, such that only rupees 8,000 million is currently available for investment. कितने पैसे अवेलेबल है आज? करंटली का मतलब है फौरन, करंटली का मतलब है आज, करंटली का मतलब है 80 पे। आज हमारे पास सिर्फ 8,000 मिलियन यानी कि 800 करोड़ रुपए खाली अवेलेबल है। खाली कह रहे हैं, ओनली, माशाल्लाह भाई, 8,000 मिलियन को ओनली कह रहे हैं। सलाम है इनको। दो द बोर्ड हैव रिसेंटली मेट टू कंसीडर द कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट फॉर द ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2026। Several potential investments were considered, however, the available funds are not sufficient to invest in all of the 4 proposed projects. You have been asked to recommend which project should be included in next year budget। अगले साल के बजट में हम किसको शामिल करें ये हमसे पूछा जा रहा है। तो कुछ बातें लिख लें। हमारी कंपनी का नाम क्या है? एग्री ग्रो लिमिटेड जी। एग्री ऑटो एक मेरा क्लाइंट रह चुका है पास में, जब मैं अपनी एस टी एन को के थ्रू भी मैंने इसको सर्व किया अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी पहले सर्व किया था। एग्री ग्रो लिमिटेड, वहाँ के सीएफओ हमारे जानने वाले थे। खैर वो सीएफओ दूसरी कंपनी में आ गए। तो ये एग्री ऑटो से मेरे ख्याल से इन्होंने इंस्पायर होकर एग्री ग्रो किया है। खैर एग्री ग्रो लिमिटेड इसका नाम है। ठीक है जी, फैसलाबाद में ये काम करते हैं। ओके। और सरप्लस कैश कितना अवेलेबल है? ओनली 8,000 मिलियन अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। अच्छा, आपने एग्री ऑटो किया है? फारूक खान कह रहे हैं इन्होंने एग्री ऑटो का ऑडिट किया, जबरदस्त। इन्वेस्टमेंट के लिए खाली इतना पैसा पड़ रहा है भाई। ठीक है जी, पैसे का मसला है इनको भाई, पैसे का मसला है। मोटरसाइकिल पार्ट्स, हाँ
नौशाद साहब वाज देयर ऑन दैट टाइम, अच्छा। नौशाद साहब थे यार, मुझे वो याद नहीं, बहुत पुरानी बात हो गई। अभी तो मुझे लोगों के नाम भी याद नहीं रहे। सीएफओ जो थे ना, वो नहीं, उस वक्त वो कोई और थे सीएफओ, साद उस्मान थे आई गेस सीएफओ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी वो कहीं और चले गए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। अब क्या कह रहे हैं ये, अब हमसे कह रहे हैं भाई कि चार प्रोजेक्ट्स हैं, इनको पहला प्रोजेक्ट देख लेते हैं। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बैंक लाइट लिमिटेड यूजिंग अ डिफरेंट मैनेज। अच्छा, आपको पता है जब कैपिटल राशनिंग होती है, सिंगल पीरियड कैपिटल राशनिंग होती है, तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या निकालते हैं? सिंगल पीरियड कैपिटल राशनिंग होती है तो क्या करते हैं? मल्टी पीरियड में तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। सिंगल पीरियड कैपिटल राशनिंग में क्या करते हैं? जवाब दें, जवाब दें, जवाब दें। सिंगल पीरियड कैपिटल राशनिंग में हम एक फॉर्मूला लगाते थे, एनपीवी डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू पीआई। पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाला जाता था। वो अलग बात है, डिविजिबल होता था तो ऐसा करते थे, नॉन डिविजिबल होता था तो फिर ऐसा नहीं करते थे, फिर हम रैंकिंग नहीं करते थे, फिर हम कॉम्बो बनाते थे। ये डिविजिबल में होता था। ऐसा ही है भैया। और इंडिविजुअल में क्या करते थे, ये लिखने की जरूरत नहीं पेपर में, सिर्फ आपको समझाने के लिए याद दिला रहा हूँ। ठीक है, और इंडिविजुअल डिविजिबल होता था तो फिर क्या, इंडिविजुअल होता था तो क्या करते थे, रैंकिंग करते थे। वो सॉरी, कॉम्बो बनाते थे। सही है ना, याद आ रहा है? बेस्ड ऑन एनपीवी। अच्छा, दोनों केस में अगर आप नोट करें, एनपीवी दोनों में कॉमन है। चाहे मैं डिविजिबल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ या इंडिविजुअल पे काम कर रहा हूँ, मेरा जो पहला पहला स्टेप होगा वो एनपीवी होगा। मैं ये समझाने में इंटरेस्टेड हूँ। क्या ये बात समझ आती है? पेपर में आपने कोशिश करनी है कि पहले एनपीवी निकाली जाए। अगर एनपीवी गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो फिर हमें ढूंढना पड़ेगा। इस सवाल में एनपीवी मेरे ख्याल से गिवन नहीं है। बट जो भी होगा डिविजिबल इंडिविजुअल वो तो पढ़ के समझ आएगा, मगर एनपीवी भी निकालनी पड़ेगी। सवाल पढ़े, बैंक लाइट लिमिटेड यूजिंग अ डिफरेंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम टू एग्री ग्रो लिमिटेड। आगे कह रहे हैं दिस लैक ऑफ कंपेटिबिलिटी इज कॉजिंग This lack of क्या कहते हैं, compatibility is causing significant additional admin cost and increased risk of error when consolidating information. The cost of replacement would be 7,000 million, 700 करोड़ रुपए लग जाएंगे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में। It is difficult to quantify the financial benefit of the new system, but the annual saving in staff costs as a result are expected to be 2,500 million before tax। सालाना, एनुअल, हर साल हमरे को कितना सेविंग मिलेगा? 2,500 मिलियन, 2,500 मिलियन का सेविंग मिलेगा भाई, बिफोर टैक्स बोल रहा है। द इन्वेस्टमेंट वुड बी एलिजिबल फॉर टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन ऑफ 30% इन द फर्स्ट ईयर एंड 15% रिड्यूसिंग बैलेंस इन सब्सीक्वेंट ईयर्स। द बेनिफिट ऑफ द न्यू सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फॉर द 5 ईयर्स। 5 साल का बेनिफिट होगा, यानी कि इस प्रोजेक्ट की लाइफ 5 साल है। इट इज लाइकली दैट फर्दर अपग्रेड कॉस्ट विल बी इनकर्ड आफ्टर दिस टाइम। The salvage value of the new system is estimated to be 2,000 million after 5 years। जब इसको बेचने जाओगे तो 2,000 मिलियन मिल जाएंगे। ये पहला प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट है डिलीवरी फ्लीट। अच्छा, दूसरा प्रोजेक्ट बाद में बढ़ेंगे, तीसरा प्रोजेक्ट बाद में बढ़ेंगे, चौथा प्रोजेक्ट बाद में बढ़ेंगे। यार आपको एनपीवी निकालनी है, क्या पता होना चाहिए? एनपीवी निकालने के लिए दो चीजें रह गई बस, क्योंकि सवाल आसान है, मैं चाह नहीं रहा इस पर बहुत ज्यादा टाइम लगाया जाए। सवाल आसान है इसलिए चाह नहीं रहा बहुत ज्यादा टाइम लगाया जाए। आपको प्री टैक्स बोल रहा था तो टैक्स का रेट, हर प्रोजेक्ट की लाइफ 5 साल है, इससे आपको बहुत आसानी होगी। सवाल जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह पेपर में, जल्दी हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा तो आगे आसानी होगी। और दूसरा, कॉर्पोरेट टैक्स रेट 29% है। लाइफ कितनी है प्रोजेक्ट्स की? लाइफ ऑफ दी प्रोजेक्ट्स 5 ईयर्स। टैक्स रेट 29% है भाई। और वह कितना है, डिस्काउंट फैक्टर कितना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, आई थिंक वो भी कहीं दिया हुआ है, कितने परसेंट है? 15% है जी। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? इजी पीजी बातों को हम देख लें आसानी से। ठीक है, थोड़ा क्विक चल रहे हैं आज पिछले सवालों के निस्बत। ठीक है जी, टैक्स रेट इज 29% एंड वैक इज 15%। पहला वाला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसको हमने कहा था मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को जरा शुरू करते हैं, देखिएगा। अच्छा जी, बता दें, आसान सा एनपीवी निकालनी है यार, कुछ भी नहीं है इससे। मुश्किल मुश्किल सवाल क्या है, ये कैफ लेवल के बच्चे को भी दिया जाए ना, मैं समझता हूँ कि कर लेगा।
अगर किसी कैफ के स्टूडेंट को मैं बुला के बोलूँ ना, बेटा आपको एमपीवी सिखाई थी, आप एमपीवी निकाल लो, निकाल लेगा। आप लोग क्यों नहीं निकाल सकते? निकालो जरा, ट्राई करो, शाबाश। रिकॉर्डिंग वाले हजरत रिकॉर्डिंग पॉज करके ट्राई करो, लाइव वाले हजरत मेरे सामने ट्राई करो। चलो बताओ, 5 साल का लाइफ है भाई। कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट 7,000 मिलियन है, बेनिफिट 2500 मिलियन बिफोर टैक्स है। डेप्रिसिएशन पहले साल जो है वो कह रहे 30% होगी, पहले साल। मगर आगे के सालों में वो कह रहे 15% हो जाएगी। आई कैप के सोल्यूशन के तरीके से नहीं चलेंगे, हम अपने तरीके से चलेंगे। यहाँ सॉल्व कर लें एक्सेल पे। अब एक्सेल यूज करना पड़ेगा ना भाई, टेबल बनाना पड़ेगा। जहाँ एक्सेल जरूरत नहीं था, नहीं बनाया, मगर इतने जरूरत है, इतने जरूरत है। तो सेविंग कितनी आ रही है अपने? देख लो जल्दी से, सेविंग कितनी आ रही है? 2,500 मिलियन आ रही है सेविंग। पहले वाले पे रहते हैं, अभी दूसरे पे बाद में बात करेंगे। 2,500 मिलियन की सेविंग कह रहा है बिफोर टैक्स। ठीक है ना? 2,500 मिलियन बिफोर टैक्स। तो शुरू हो जाए। हाँ भाई, 2,500। अच्छा, ये भी कर सकते हैं कि इसको सेम कर दो। एनुअल सेम है ना फिगर, कॉपी पेस्ट। देखो इससे बड़ा फायदा होने का है। ठीक है, अच्छा सेविंग इतनी है। अब इसमें से कोई एक्सपेंस माइनस करें, कोई अलाउबल एक्सपेंस है या डायरेक्ट इस पर टैक्स लगा दो? बता दो यार, क्या अपने पास कोई अलाउबल एक्सपेंस है भैया, या डायरेक्ट इस पर टैक्स रेट लगा लूं 29% का? अरे पार्टिसिपेट तो करो चंदा। सही कह रहे हो मोहम्मद अमाज शेख, वेरी नाइस, वेरी नाइस। वेरी नाइस है, जबरदस्त। और बताएं। बिल्कुल जी, जल्दबाजी नहीं करनी है, इतना आसान सवाल है, ये फुल मार्क्स मिलने चाहिए इसमें यार, बाकी बहुत आसान सवाल है। इसका आई कैप का पासिंग परसेंटेज भी अच्छा है इस सवाल का। डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना है भाई? डेप्रिसिएशन के लिए 7,000 को मल्टीप्लाई कर लो भाई 30% से। पहले साल हो जाएगा 7,000 इंटू 0.3। पहले साल हो जाएगा 2100। महीने में लिखना है भाई, महीने का साइन लगा दो भाई। फिर अगले साल कह रहे हैं इसका कितना हो जाएगा? अगले साल हो जाएगा 15% हो जाएगा। 15% हो जाएगा तो हो जाएगा 7,000 माइनस 2100 माइनस 20 इंटू, ब्रेकेट लगाना पड़ेगा भैया वरना गलत आंसर आ जाएगा। इंटू 0.15, 0.15। कितना आया? 735। माइनस का साइन क्यों नहीं लगाया भैया अपने? माइनस का साइन लगाना चाहिए आपको। ठीक है, डेफिनेशन आती है ना भाई कैलकुलेट करनी? हाँ जी। 15% है ना, कितना है? 15% रिड्यूसिंग ईयर। क्लियर है? 735 है। कैसे आ रहा है? एक मिनट, ये कोई गड़बड़ कर दी हमने। ओ, ये माइनस गलत लगा दिया ना यार, यहाँ नहीं लगाना था, इधर लगाना था। ये देखो फेबर में ये इसीलिए अलर्ट करना पड़ेगा। सही है, थैंक यू। मैं ये बोलूँगी इतना ज़्यादा कैसे हो गया। हाँ सही है, 735, 15% ही हो गया। अच्छा, अब अगले वाला कैसे निकालोगे? शॉर्टकट याद है? लंबे तरीके से निकालने, लंबे तरीके से निकालो, वरना शॉर्टकट क्या था? शॉर्टकट ये था कि पुराना रेपिटेशन लो, उसको 85% से मल्टीप्लाई कर दो। ये शॉर्टकट मैं बहुत बार बता चुका हूँ, 85% से। यस, दिस इंटू 0.85। बिकॉज 15% डेप्रिसिएशन में चला जाएगा तो 85% बचेगा, उस 85% पे डेप्रिसिएशन करना होगा भैया। ठीक है मेरे भाई, बात समझ आ रही है? हाँ जी। अभी करते हैं मुनासिब भी करते हैं। अभी थोड़ा गैर मुनासिब बन रहा है ये, अभी इसको मुनासिब करते हैं जरा, सबको मुनासिब करते हैं। ठीक है, ये 85% वाली बात समझ आ रही है ना भाई? 15% है तो डायरेक्ट लगा दो भाई, डायरेक्ट लगा दो। जो पिछला डेप्रिसिएशन है, यहाँ नहीं कर सकता था मैं ऐसा, क्योंकि यहाँ भी जाहिर सी बात है, प्रीवियस डेप्रिसिएशन को देखना था, वहाँ 30% था रेट। चलो कॉपी कर लो और पेस्ट कर लो। अच्छा, भाई गेन लॉस ऑन डिस्पोजल भी निकलता है। गेन लॉस ऑन डिस्पोजल भी निकलता है, कैसे निकलता है भाई? कैसे निकलता है? कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होता है? सम कर लो इसका। नेटबुक वैल्यू आ जाती है, WDV के लिए रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी।
और प्रोसीड्स कितनी है? प्रोसीड्स कितने की बिके जाएगा भाई? 2000 मिलियन का बिके जाएगा। 2000 मिलियन का बिक जाएगा। तो क्या आ रहा है? WDV ज्यादा है, प्रोसीड कम है। WDV ज्यादा है, प्रोसीड कम है। प्रोसीड कम है, सस्ता बिक गया। ठीक है भैया, लॉस फंड्स बोला जाएगा। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? अब आप निकाल लो नेट कैश लो। वो सॉरी, टैक्सेबल प्रॉफिट, नेट कैश फ्लो कहाँ से आएगा? अभी टैक्स थोड़ी आया है। टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाएगा, इस पर टैक्स रेट लगा लो 29% का। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा। फिर टैक्स, अच्छा टैक्स आ गया, अब क्या करते हैं? जैसे ही टैक्स आता है फौरन क्या करते हैं? एनपीवी निकालते हैं। बहुत दफा बात हुई है यार, जैसे ही टैक्स आता है हम फौरन क्या करते हैं? बगैर टाइम जाया किए, बगैर टाइम जाया किए, जैसे ही टैक्स आता है फौरन एक काम करते हैं, बगैर टाइम जाया किए। बिल्कुल सही कहा, ऐड बैक कर देते हैं। सर कह रहे हैं, फरूक खान सही कह रहे हैं, देन ऐड बैक कर देंगे, या पीछे ऐड बैक कर देंगे। ऐड बैक करने माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, इसको माइनस कर दोगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये कॉपी करो, पेस्ट कर दो। ठीक है ना, सब ऐड बैक हो जाएगा। ठीक है जी, और क्या करेंगे बस? अब आ जाएगा। अच्छा वो एसेट भी तो था, इन्वेस्टमेंट भी तो थी। इन्वेस्टमेंट कितने की है? इन्वेस्टमेंट कितने की? बहुत आसान है। 7000 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है और 2000 इसकी स्क्रैप वैल्यू है। 7000 एंड 2000। चले जी, नेट कैश फ्लो निकाल लेते हैं। सम कर लें। अच्छा ये ध्यान में रहे कि ये सम इसका होगा। ये इसका सम होगा, प्रॉफिट के बाद से सम। ये मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि याद रहे कि हमने किसी वजह से बोल्ड किया। अरे यार ये बोल्ड होता नहीं है यहाँ से, यहाँ से बोल्ड होगा। शॉर्टकट कभी लग रहे हैं, कभी नहीं लग रहे, आपके सामने है भाई। नेट कैश फ्लो है। ठीक है जी, ये नेट कैश फ्लो आ गया। इसको बोल्ड कर देते हैं। ये देखें, जहाँ एक्सेल यूज करना है वहां हम करेंगे एक्सेल यूज, वहां हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा इसका सही कर लें होलिया। कैसे सही है? एक किसी एक सेल का होलिया सही करें, किसी एक सेल का होलिया सही करें और वो एक्सपेंड करते हैं। सॉरी थोड़ी बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है यार, मगर टेंशन नहीं लीजिएगा। फोकस सवाल पे करें, बैकग्राउंड नॉइज पे फोकस ना करें थोड़ा सा, आई गेस। आज वो कुछ एक्टिविटी हो रही है ऑफिस में हमारे, ऊपर के साइड पे। ये हो गया जी। ये देख रहे हैं, ये मैंने फॉर्मेट पेंटर, झाड़ू, पेंट, ब्रश कह लें। बोल्ड हट गया, कोई बात नहीं, बोल्ड में लगा लेता हूँ वापस से। यार ये कंट्रोल भी नहीं लगता। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। डिस्काउंट फैक्टर लगा देंगे। यहां तक क्लियर है? कोई मसला तो नहीं हो रहा? थोड़ा सा हम चेंज तेज चलें मगर, क्योंकि सवाल आसान है ना। डिस्काउंट फैक्टर लगा देंगे।
15% है ना वैट। 1/1.15 की पावर 1। फिर ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया, फॉर्मूले में ऐसे कर दिया, पावर जो है ना वो इससे अटैच कर दिए, देख रहे हैं, इस सेल से अटैच कर दी, पावर 2 खुद ब खुद पावर 2 लग गई, खुद ब खुद यहाँ पावर 3 लग गई, खुद ब खुद यहाँ पावर 5 लग गई। देख रहे हैं, देख रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ये पहले भी जब मैं सॉल्व कराता था सॉफ्टवेयर पे, इसी इतना करवाता था प्रेजेंट वैल्यू। लोग कहते हैं सिली स्पेलिंग मिस्टेक के मार्क्स कटते हैं, देखें कट सकते हैं, मगर हो सकता है ना भी कटते हो, मगर कोशिश करें स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। ठीक है, कोशिश करें स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। ठीक है जी, प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम इसी इतना झाड़ू लगा देते हैं। ठीक है, एनपीवी कितनी आ रही है इसकी, जो असल हमारा मकसद था। 987.853। इसको भी सही कर लेते हैं। 988 आ रही है जी। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। यूपी मिलियन कॉमन लिया हमने, देखें एनपीवी नहीं निकलेगी, काम ही नहीं होगा। पहले एनपीवी निकालेंगे फिर सोचेंगे क्या करना है इसका। मेरी बात समझ आ रही है? इसको भी मुनासिब कर लेते हैं। अच्छा जी, इसको कॉपी कर लेते हैं ऊपर बगैर टाइम जाए किए। यहाँ तो ये ऑटो फॉर्मेट हो जाता है, लोग कहते हैं शायद पेपर में नहीं होता शायद। तो लेट्स सी पेपर में क्या होती है कहानी। अच्छा जी, एनपीवी हमने निकाली है, और गेन लॉस ऑन डिस्पोजल को भी हम जरा मुनासिब कर लेते हैं। ठीक है जी, ये भी कॉपी कर लेते हैं ऊपर। आई कैप ने सेविंग लेके किया हुआ है, हम नॉर्मल तरीके से चलेंगे यार, जो हमारा तरीकेकार है। यहां तक किसी का कोई सवाल है जी, पूछ लें। एनपीवी निकाल दी है। डिविजिबल प्रोजेक्ट है या अच्छा ये एक सवाल का जवाब दें, ये डिविजिबल प्रोजेक्ट है या इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है? ये प्रोजेक्ट टूट सकता है, आधा पौना पाओ, 80%, 70%? प्लीज जवाब दें यार। 0.78 नहीं है, 0.87 है ना, 15% है ना भैया? नहीं, डिस्काउंट रेट 15%, 0.87 नहीं बनता। टैक्स रेट वो डिस्काउंट रेट ले लिया आपने, ओ नहीं नहीं भाई, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, क्या ये डिविजिबल प्रोजेक्ट है इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है? प्लीज यार जो लोग लाइव में हैं जवाब तो दें मुझे, और रिकॉर्डिंग वाले साहब खुद अपने आप से सवाल करें। यस और नो में जवाब दें, सॉरी ये डिविजिबल इंडिविजुअल में जवाब दें कि ये प्रोजेक्ट डिविजिबल है या इंडिविजिबल है। प्लीज ये बता दें मुझे कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि आधा ले लूँ, पाव ले लूँ, पौना ले लूँ, 80% ले लूँ, 20% ले लूँ, 90% ले लूँ, तोड़ लूँ, 60% ले लूँ? जवाब दें। सही कह रहे हैं जैन, वेरी गुड। और सही कह रहे हैं मोहम्मद अमाद शेख, सही कह रहे हैं फारूक खान। बाकी लोग भी जवाब दें यार प्लीज। और बाकी लोग क्या कहते हैं, क्या इस प्रोजेक्ट को तोड़ सकते हैं? प्लीज कंफर्म करिए, हाँ या ना। सही है, सही है, सही है, हाँ सही है। नहीं तोड़ सकते, बिल्कुल सही है, नहीं तोड़ सकते, सही कह रहे हैं आप लोग। तो इंडिविजिबल में तो फिर पीआई नहीं निकलता ना भाई, तो मैं पीआई निकालने की जहमत नहीं कर अभी। कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मगर देख लेते। चाहे तो चले निकाल के रख लें, अगर आपको दे ले तो निकाल लेते, चलो ऐसे ही पीआई निकाल के रख लेते हैं। निकाल लें पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। वैसे तो जरूरत नहीं है यार, या छोड़ें अभी नहीं निकालते ना, एंड में देख लें। अच्छा, यहां तक कोई सवाल है किसी का, पूछ लें। क्लियर है बात हमें? इसको मैं नोट करना चाहूंगा अपने पास। देखें जी इसको कैसे सेव करते हैं, आपको पता है?
ठीक है जी। गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल भी। अब अगले आगे के तो इससे ज्यादा भाई, इससे ज्यादा आसान है। ठीक है जी। आगे चलें। यहाँ से क्लियर है बात। चलिए अब अगला वाला जल्दी से देख लेते हैं, सेकंड में क्या कह रहे हैं। सेकंड वाला डिलीवरी फ्लीट, द करंट फ्लीट ऑफ डिलीवरी व्हीकल इज ओल्ड। ठीक है जी, सेकंड वाला पढ़ रहा है। क्लियर है ना, ठीक है। द करंट फ्लीट ऑफ, ये भी बड़ा आसान सा यार। द करंट फ्लीट ऑफ डिलीवरी व्हीकल इज ओल्ड and there have been problem with breakdown. This has led to increased running costs and dispute with customer as some deliveries have been late as consequence. नॉन फाइनेंशियल बातें नहीं पूछी, मगर आप उस पर नॉन फाइनेंशियल बातें भी डाल सकते हो। कस्टमर नाराज हो जाएगा, गुडविल खराब हो जाएगी, लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम होगा, रेपुटेशन खराब हो जाएगी। सही है ना। आगे चलते हैं। द फ्लीट comprises 5 डिलीवरी व्हीकल, द रिप्लेसमेंट प्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी टू अपग्रेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। कह रहे हैं भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाएंगे, छोटी मोटी काम नहीं करेंगे, rather than a replacement with petrol vehicles. आगे the cost of the electric fleet would be 450 million. The existing fleet could be sold at its written down value of 100 million. अच्छा बताइए, 450 मिलियन एक व्हीकल की कॉस्ट है या पांचों व्हीकल की मिला के कॉस्ट है? 450 मिलियन के बारे में क्या लग रहा है कि ये एक व्हीकल की कॉस्ट है या पांचों व्हीकल की मिला के कॉस्ट है? अंग्रेजी का अच्छा इस्तेमाल हमें आना चाहिए भाई। ऑब्वियसली फारूक खान, ऑब्वियसली मोहम्मद, ऑब्वियसली अमाद शेख। बिल्कुल सही है। ऑब्वियसली फारूक खान। कि फुल कॉस्ट ऑफ 5 कह रहा है खुद कह रहा है, बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। आगे कह रहे हैं कुड बी सोल्ड एट रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ 100 मिलियन। पुराना फ्लीट हम बेच देंगे रिटर्न ऑन वैल्यू पे, इसका मतलब है पुराने फ्लीट पे कोई गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल नहीं आएगा। पुराने वाले पे कोई गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल नहीं आएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं रिटर्न ऑन वैल्यू पे बेच देंगे, जो कि 100 मिलियन है, 10 करोड़ रुपया। The maintenance cost for the new vehicle will be much lower than the current fleet, and the annual savings are expected to be 95 million pre-tax. The vehicle would be eligible for tax allowable depreciation at 15% on a reducing balance basis. The vehicles are expected to have a scrap value of 125 million after 5 years. अब आप मुझे बताइए स्ट्रक्चर काम आएगा? ये वाला स्ट्रक्चर। सेकंड वाले की पहले हेडिंग डाल देते हैं। हेडिंग का भाई, हेडिंग का है, हेडिंग का है। हेडिंग है जी फ्लीट, डिलीवरी फ्लीट। डिलीवरी फ्लीट है जी, इसकी हेडिंग है। मुझे एक बात बताएं, ये जो स्ट्रक्चर इतनी मेहनत से बनाया था हमने, ये एक्सेल वाला, क्या आपको लगता है ये काम आएगा? हाँ या ना? जवाब दें या वापस नया स्ट्रक्चर बनाओ? बहुत टाइम है मेरे पास, फालतू टाइम है क्या? अरे फालतू टाइम है का? अरे नहीं भाई, हमारे पास फालतू टाइम ना है ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो ये स्ट्रक्चर एज काम आ जाएगा, कैसे आएगा? ये सवाल पेपर का लेंथीएस्ट सवाल था, 2 पेजेस का सवाल था, पढ़ने लायक, पढ़ते हुए। फोर, और ये देखें, यहाँ देखिए 2 पेजेस पे जा रहा है, तकरीबन 1.5 पेज पे जा रहा है। मगर ये आप यकीन करें इतना आसान है ये सॉल्व करते हुए। अभी आप देखेंगे ये फ्लीट के लिए ये कितनी की सेविंग हो रही है, 95 मिलियन प्री टैक्स। क्या मैं 95 लिख दूंगा यहाँ पे? मैंने देखें ऐसा कितनी काम, ये देखें और से देखें, खुद ही चेंज हो गया, खुद ही चेंज हो गया। अच्छा डेफिनेशन चेंज करना नहीं भूलिएगा भैया, डेफिनेशन चेंज करना। अच्छा एक और चीज भी ध्यान में रहे, इसमें ना मिस होने का चांस है, तो जो जो आप करते जाए ना, इसको यहाँ पे अंडरलाइन करते जाए, समझाने के लिए कह रहा हूँ। बाद में अंडरलाइन हटा दीजिएगा कि यार हाँ यार मैंने कर दिया, क्योंकि ये ना हो कि आप पुराना कोई फिगर एज इट इज ले जाए। कॉपी पेस्ट में इसमें ये प्रॉब्लम होता है कि आपको याद नहीं रहता। फर्म में भी आपके साथ हुआ होगा कि कभी आपने लास्ट ईयर की फाइल खोली और आप कुछ चेंज करना भूल गए, और फिर पार्टनर ने, मैनेजर ने पकड़ लिया कि बेटा ये क्या करके आए हो, ये तो पिछले साल की फाइल थी, ये चेंज नहीं किया, देखा नहीं। हाँ, तो इसलिए बेहतर है कि ये चीज पेपर में ना हो जाए आपके साथ। ठीक है। तो आप क्या करें कि अंडरलाइन कर लें, डेप्रिसिएशन चेंज करना है जी, डेप्रिसिएशन बिल्कुल चेंज करना है। 15% रिड्यूसिंग है, वो पहले साल 30 वाली कहानी खत्म हो गई है। तो कितने मिलियन की, 450 मिलियन का 15% लगा दें भैया, तो पहले साल ये फिगर चेंज हो जाएगी, 450 का 15%। कितना है? 68। 68। फिर अगले साल की फिगर भी चेंज हो जाएगी ना, ये डायरेक्ट इसी का 85% हो जाएगा ना, इसी का। ये बात समझ आ रही है? देखो भाई उसी का 85 हो जाएगा ना भाई। आगे सेम रहेगा, आगे देखो चेंज हो गया खुद ब खुद।
क्लियर है ये बात? मेरी बात समझ आ रही है? पेपर में टाइम कैसे बचाना है? सॉफ्टवेयर का अच्छा इस्तेमाल करना भी आना चाहिए ना यार। बुरा नहीं है सॉफ्टवेयर, कुछ केस में आपको फायदा भी दे रहा है, जैसे यहाँ दे रहा है, पूरा स्ट्रक्चर रेडीमेड अवेलेबल है, सिर्फ फिगर अपडेट मारनी है, खुद ब खुद करा काम हो जाने का है। आई भी क्लियर भाई? मुझे जवाब तो दे दो, चैरिटी के थ्रू ले लेंगे अभी नमाज ब्रेक, 5 बजे के आसपास लेंगे नमाज ब्रेक। ठीक हो गया? अच्छा आगे चलो भाई। आगे क्या कह रहे? अच्छा इसको भी अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन में से अपने लिए करा रहा हूँ, मैं हटा दूंगा अंडरलाइन। लॉस ऑन डिस्पोजल चेंज करना है, हाँ जी ये भी चेंज करना है। कॉस्ट चेंज हो गई है, कॉस्ट 450 हो गई है। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन बिल्कुल सही है। WDV 200 है। प्रोसीड कितनी है, कितने का बिकेगा आफ्टर 5 ईयर्स? 125 मिलियन का बिक जाएगा आफ्टर 5 ईयर्स, तो इसको भी अपडेट करने का है भाई, प्रोसीड्स को। तो लॉस ऑन डिस्पोजल 75 हो गया, देखें फॉर्मूला लगा हुआ है, लिंकिंग लगी हुई है। चलो जी ये भी अपडेट हो गया। टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया जी हमारे पास, कोई बात नहीं, लॉस आ रहा है तो आने दो। टैक्स आ गया जी, बिल्कुल सही है, लॉस है तो टैक्स बच रहा है, लॉस है तो टैक्स सेविंग है, ठीक है ना, लॉस है तो टैक्स सेविंग है भाई। मुझे बता दो, मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा आसान सवाल में? आपको क्लियर हो रहा है? आई एम ट्राइंग टू सेव दिस टाइम ना यार, जो पेपर में कभी कभार ज्यादा लग जाता है ना, तो हमारे पास कुछ स्किल्स होने चाहिए टाइम सेविंग के भी ना यार। जहाँ ज्यादा टाइम लगाना चाहिए था मैंने लगा दिया, अभी जहाँ हल्का टाइम लगने का है वहाँ हल्का टाइम लगाएंगे भाई, मगर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनी सिंगल मार्क। इस सवाल में कोई एक मार्क भी लूज हो रहा है ना, तो मुझे बहुत अफसोस होने का है, क्योंकि ये सवाल बहुत आसान है मेरे हिसाब से, कोई टेक्निकलिटी नहीं, कैफ के बच्चे को बिठाऊंगा कर देगा यार ये। अच्छा आगे चलते हैं, टैक्स आ गया जी, ठीक है, टैक्स टैक्सेबल प्रॉफिट को अंडरलाइन कर लिया, टैक्स को अंडरलाइन कर लिया। एड बैक डेप्रिसिएशन देख लेते हैं, हाँ भी सही हुआ है, 68 था, हाँ भी यहाँ भी 68 है, ठीक है, फॉर्मूले सही लगे हुए, फॉर्मूले सही लगे हुए भाई। लॉस ऑन डिस्पोजल भी सही एड बैक हो रहा है, हाँ जी ये भी सही एड बैक हो रहा है, इसको भी अंडरलाइन कर लो। इसको भी अंडरलाइन कर लो, पेल पेल ना देना, अल्लाह माफ करे, यही वर्ड यूज होता है ना फॉर्म में, अल्लाह माफ करे। अच्छा अगर गेन होता प्रीवियस स्लीड पे तो मैं फॉर्मेट चेंज कर लेता, कोई मसला थोड़ी है जैन, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होगा भी, वैसे भी थोड़ा सा चेंज होगा, बताता हूँ कैसे। अच्छा इन्वेस्टमेंट कितने की है? इन्वेस्टमेंट कितने की है नई वाली जो ये हमने किया है, कितने, 450, और 125 का स्क्रैप, तो इसको अपडेट करने का है। अपडेट कर लूंगा मैं फॉर्मेट, कोई मसला नहीं है। प्रोसीड में चाहूँ तो यहाँ से लिंक लगा दूँ, फिर मुझे और मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। अच्छा जैन अब एक चीज रह गई है, वो जो तुम कह रहे थे वो चीज रह गई है, क्या रह गई है? वो जो पुराना फ्लीट बेचा था उसका 100 मिलियन किधर डालूं भाई, ये स्ट्रक्चर में नहीं आ रहा, अब क्या करूं? टेंशन तो नहीं लेनी है ना यार हमने। हम इंसर्ट कर सकते हैं रो एक, इंसर्ट कर लें रो, हो गई रो इंसर्ट, क्या ख्याल है? ठीक है जैन? ठीक है ना? थोड़ा बहुत चेंज करने का होगा तो कर देंगे यार। 100 मिलियन का बेचा है ना, हाँ, मगर फॉर्मूले में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला ऐसे ही हो जाएगा ना। फॉर्मूले में क्या लगा हुआ है? सम लगा हुआ है, इस सम लगा हुआ है ना, इसको थोड़ा बढ़ा दो, खींच दो, थोड़ा नीचे खींच दो। डिस्काउंट फैक्टर भी चेंज करने की जरूरत नहीं, इसको चेंज कर लो, वैसे तो आगे फर्क नहीं पड़ने का, मगर कर लो। डिस्काउंट फैक्टर भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, एग्री करते हो बात को? अच्छा टैक्स होता प्रीवियस एसेट पे तो कोई बात नहीं, वो भी फिर मैं यहाँ एक और लाइन आइटम ऐड कर लेता, क्या कहते हो? मैं उस स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ता ना, या तो मैं यहाँ ऐड कर लेता या फिर मैं यहाँ ऐड कर लेता, देखो जरा जैन, इधर भी ऐड कर सकता हूँ ना मैं, इंसर्ट करके देखो, मेरी बात समझ रहे हो? कोई टेंशन की बात ही नहीं है, साइड में वर्किंग कर लेता है इस तरह की एक, जैसे ये वर्किंग हुई भी है, वो हिल ना जाए। ठीक है जैन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वी कैन डू द सिमिलर वर्किंग ओवर हियर, नीचे की तरफ एक वर्किंग कर लेते और यहाँ एक लैंडम ऐड कर लेते, रो ऐड कर लेते। नए स्ट्रक्चर बनाने से टाइम ज़ाया होगा, आपको लगता है नहीं यार मैं तो नए स्ट्रक्चर बनाऊंगा, मुझे तो डर लगता है, तो बना लो, मगर पेपर में यार बहुत टाइम जाने ज़ाया होने का फिर ना। ठीक है मैंने सारे अंडरलाइन हटा दिया जी, जरूरत नहीं रही। एनपीवी क्या आ रही है, माशाल्लाह जीरो एनपीवी, इतनी मेहनत कराई उसने और एनपीवी देखो अल्लाह माफ करे जीरो आ रही है। तो हो सकता है भाई पेपर में, अब पेपर में कोई चीज जीरो आते ना, तो हमें लगता है नहीं सर हमने तो कोई गलती की है, नहीं सर इसको इन्वेस्टिगेट करें, नहीं सर इसका फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए, नहीं सर इसको चेक किया जाए, ओ भाई इतनी मेहनत से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, आधी आने तो क्या हुआ, खैर हो गई। तो ये थोड़ी है कि नहीं जी कहीं लिखा हुआ है हर किसी किताब में कि नहीं जी एनपीवी जीरो नहीं आ सकती है, भाई जीरो देखो जीरो आ रही है ना, टेंशन नहीं लेना। ठीक है। ये पेपर में शैतानी वसवसे आते हैं कि जीरो आई है तो मैं तो आगे ही नहीं बढ़ूंगा, कसम खा ली मैंने तो, नहीं जीरो नहीं आनी चाहिए, नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं, आ सकता है जीरो, भाई क्या हो, जीरो भी एक नंबर है ना भाई। ठीक है जी।
चलो सेकंड भी निमट गया हमारे पास, थर्ड पे आ जाओ। तीसरा क्या है? यहाँ पे कोई सवाल है पूछ लो यार प्लीज यार, ईमानदारी से मुझे बता दो, बात समझ आ रही है, क्लियर है, मैं आगे बढ़ जाऊं। प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो भाई, कोई चीज नहीं समझ आ रही मुझे बता दो। मजेदार सवाल है जी, ये सवाल करने में वाकई बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि इतना आसान ऐसा लग रहा है, एक ही दफा काम करना था, बाकी तो मुफ्त के मार्क्स है, मुफ्त के मार्क्स है, मुफ्त के मार्क्स है, जैसे कहते हैं ना, मुफ्त के मार्क्स है। ठीक है जी। चले थर्ड वाले पे आते हैं, आईटी ब्रॉड सिस्टम, आईटी ब्रॉड। यार ये पता नहीं क्यों एग्जामिनर ने क्या सवाल बना दिया, मतलब मुझे हैरानी हो रही है, इतना आसान सवाल बीओडी लेवल पे कैसे आ सकता है यार, मतलब आई एम सरप्राइज्ड। और वो भी रिपीट कैलकुलेशन, कोई टेक्निकलिटी नहीं डाला, बिल्कुल वही, मतलब आप देखो जो पहले ऊपर किया था वही नीचे किया है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज आई, 100 मिलियन का जो पुराना फ्लीट बेचा था उस पर भी कोई गेन और लॉस की वर्किंग नहीं थी, वरना जहन सही सोच रहा था कि यार इस पे भी कोई टैक्स होता तो और मजा आता। खैर तीसरे देखते हैं इसमें क्या अलग है। Currently, the IT support function of the business is outsourced to third party with an annual fee of 200 million. If the function is brought back in-house, there will be an initial investment of 150 million followed by additional annual salaries and operating expenses of 100 million PT tax. अब बताओ क्या होगा भाई यहाँ पे? इथे क्या होने का, इथे 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 कोई बेनिफिट है? खर्चे की बात कर रहे हैं, 150 मिलियन का खर्चा होगा और 100 मिलियन का भी खर्चा होगा। कोई बेनिफिट है नहीं है, ये आईटी मैनेजमेंट सिस्टम ले आएंगे तो ठीक है मान लिया, मगर बेनिफिट क्या होगा? फायदा क्या है, फायदा क्या है, फायदा? हाँ, व्हाट इज एंशलो? कोई बेच के पैसे तो आ नहीं रहे, सेल तो हो नहीं रहा। ये आउटसोर्सिंग कॉस्ट बच जाएगी, एग्री करते हो? वेरी गुड जैन, वेरी गुड। 200 मिलियन का खर्चा बच जाएगा, सही कह रहे हैं मोहम्मद अमाल शेख, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉम्प्राइज बिल्डिंग रेनोवेशन विच वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी टैक्स रिलीफ, बिल्डिंग रेनोवेशन जो 150 मिलियन में कुछ बिल्डिंग, सॉरी कहाँ गया, हाँ इन्वेस्टमेंट कितने की है, 150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, इसमें कुछ बिल्डिंग बिल्डिंग वो भी है, बिल्डिंग रेनोवेशन भी है, जिसको मना कर रहा है वो कह रहा है इस पे कुछ नहीं मिलने का अपने को। ठीक है। एंड एन इन्वेस्टमेंट इन हार्डवेयर ऑफ 80 मिलियन, हार्डवेयर पे मिल जाएगा 80 मिलियन का। अच्छा ये 80 मिलियन इसमें शामिल है या 80 मिलियन इसके अलावा है? छोटी छोटी बातें हैं जो तंग कर सकती हैं यार, हालांकि मुझे पूछना नहीं चाहिए, बिलो स्टैंडर्ड सवाल किया मैंने आपसे, मगर ऐसे ही चलो पूछ लेते हैं, कुछ तो पूछना है ना यार सवाल में आपसे। ये 80 मिलियन जो है, जो छुप गया है बेचारा, पर्दे में चला गया, ये 80 मिलियन के बारे में क्या कहते हैं आप, ये इसके अंदर शामिल है ये अलग से? ऑब्वियसली ऑब्वियसली सही कह रहे हैं जैन मोहम्मद, सही कह रहे हैं हमारे शेख, क्योंकि भाई वो कह रहे हैं कॉम्प्राइजेस, अच्छा वुड बी एलिजिबल फॉर टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन एट 15% रिड्यूसिंग बैलेंस, वही 15% का रेट है, द बोर्ड डू नॉट एक्सपेक्ट टू बी देयर एनी रेसिडुअल वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स, कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं है, स्ट्रक्चर में कोई चेंज आएगा या वो चल जाएगा स्ट्रक्चर? तीसरा वाला में हम सॉल्व करने जा रहे हैं, नाम क्या है इसका? आईटी मैनेजमेंट डॉट इन हाउस, आईटी मैनेजमेंट डॉट इन हाउस। जल्दी से बता दें यार, नमाज ब्रेक का भी टाइम होने वाला है। इसमें स्ट्रक्चर में कोई चेंज आएगा अपने? ये चल जाएगा ये एक्सेल वाला स्ट्रक्चर? हाँ जी जवाब दें, चला लूँ इसको मैं? हाँ जी, कैसे चलेगा? बेनिफिट क्या है, 200 मिलियन का बेनिफिट सेविंग है, तो सेविंग में सेविंग ही लिखा हुआ है, इत्तेफाक से 200 मिलियन लिख देता हूँ, फॉर्मूले लगाए हैं मैंने। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि अल्लाह माफ करे वो खराब वर्ड जो होता है पिल ना जाए, जिसे कहते हैं ना, ऑडिट फर्म का वर्ड है, सॉरी फॉर बीइंग कैजुअल, बट खैर एक वर्ड ध्यान में आया, मैंने डिस्कस कर लिया। डेप्रिसिएशन चेंज होने का है भाई, नहीं डेप्रिसिएशन से पहले कुछ और भी आएगा भाई, बताओ क्या आएगा? ये डेप्रिसिएशन से पहले क्या आएगा भाई? डेप्रिसिएशन भी लिखेंगे लिखेंगे, टेंशन नॉट, बट आई थिंक वी शुड इंक्लूड वन मोर थिंग ओवर हियर, द फॉर्मेट शुड कंप्लीट राइट अवे। हाँ वो बताओ क्या आने का है, ये यस तो बोल लो, हाँ सैलरी आने का है ना भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये ना हो कि बिल्कुल ही आप बोलो कि नहीं भाई मैंने तो स्ट्रक्चर चेंज ही नहीं करना, मैं तो पत्थर का लकीर बन गया, ऐसा नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गए, सैलरी कह लो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कह लो, एडिशनल सैलरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस कह लो, एडिशनल एक्सपेंस कह लो यार,
एडिशनल एक्सपेंसेस भी अपने पास आ गए हैं, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ऊपर वाले फॉर्मूले को, क्योंकि मैंने लिंकिंग लगाई हुई थी, इससे बड़ा फायदा होगा, मेरा टाइम बचेगा। तो मैं जरा टाइम बचा लेता हूँ। ये 100 है भाई, माइनस कर लूँ 100, ऑटोमेटिकली चेंज। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है। देखिए मैंने फॉर्मूले लगाया हुआ था ना, बाकी जवाब है देख रहे हैं वो, क्योंकि कांस्टेंट चल रहा है ना यार। कोई ग्रोथ नहीं लग रही, कोई इन्फ्लेशन नहीं लग रही, कांस्टेंट क्या है इसमें। मैंने कहा ना ये पता नहीं कहाँ यूनिवर्सिटी लेवल का सवाल इसने आईटीआई में पूछ लिया मुझे लग रहा है। खैर, डिप्रीसिएशन, एडिशनल एक्सपेंस को भी अंडरलाइन कर लिया। व्हाट इज अबाउट डिप्रीसिएशन? डिप्रीसिएशन जो है वो 150 मिलियन में नहीं लगने का है भाई। 150 मिलियन में नहीं लगने का है। जो हार्डवेयर 80 मिलियन का उस पर लगने का है। हार्डवेयर का फिगर 80 मिलियन है, वो एलिजिबल है। 15% डिप्रीशन लगेगा। लो जी लो, गेम खत्म हो गई। ये 450 को मैंने चेंज कर लेना है, फॉर्मूले में 80 कर देना है। आगे मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत है? 85%? नहीं, 85% नहीं, नहीं चेंज करूंगा। 15% ही है ना भाई। गेम समझ आ रही है? देखो पेपर में टाइम बचाने का था, पेपर का 1.5 पेज का सवाल था, मगर वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम। चलो, डिप्रिसिएशन निमट गया। गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल निकालने के लिए 450 का कॉस्ट है। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन ये रहा भाई अपना 45। इसे इसको चाहो तो कट पेस्ट करके ऊपर ले जाओ, वो थोड़ा स्ट्रक्चर ऊपर नीचे हुआ है। खैर, कितनी आई? अच्छा, कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं है इसकी भाई। अच्छा, अब एक मसला है, या मैं कॉस्ट में 450 लिखूं? 450 कॉस्ट है क्या, या 150 लिखूं? जवाब दो। ए भाई मेरे को जवाब दो ना भाई, 450 तो नहीं लिख सकते ना यार। कितना लिखेंगे? बात समझ आ रही है? 150 लिख दो, कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं है। 105 का गेन होगा। जवाब दो। 105 का गेन होगा। ओ लॉस होगा, सॉरी। नहीं 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 नहीं, कॉस्ट में मेरा आएगा 80 भाई। उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ही नहीं की, बिल्डिंग पे रेनोवेशन में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं यार, इतने मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है आप लोगों के लेवल से तो बहुत। ये ना, ये आप लोग का लेवल बहुत ऊपर है माशाल्लाह। ये 80 मिलियन पे होगा ना यार डेप्रिसिएशन एलिजिबल। याद नहीं है एक हमने सवाल किया था रिसेंट में, टर्की वाला, पाकिस्तान टर्की वाला सवाल था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि जी हम वो बिल्डिंग पे नहीं देंगे। और तो हमने फिर डेप्रिसिएशन की ना वर्किंग की थी ना गेन और लॉस कैलकुलेट किया था उस पर, उस एसिड को छोड़ दिया था। तो देखें जो डेप्रिसिएशन जिस पे कैलकुलेट होगी ना, वरना इनडायरेक्टली क्या होगा, इनडायरेक्टली अभी मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसको 150 रखा रहूंगा ना, तो इनडायरेक्टली जो 70 है ना वो क्लेम हो जाएगा। अभी देखो, अभी अभी क्या है, अभी 35 35 आ रहा है। अगर मैं उसको 150 रखूंगा ना, यानी कि ओरिजिनल पे रखूंगा, तो ये 105 हो जाएगा। यानी कि 70 भी क्लेम हो जाएगा। ये देखो ना, क्लेम अभी 105 हो रहा है, यानी कि इसमें 70 भी क्लेम हो जाएगा। वो 70 70 कहां से आया? 150 में से 80 अगर हार्डवेयर है तो 70 बिल्डिंग रेनोवेशन होगा ना यार। बिल्डिंग रेनोवेशन पे तो ममनू है, ममनू ममनू समझते हो, रिस्ट्रिक्टेड है, ममनू है। तो अगर मैंने 150 लिख दिया तो मैंने ऐसा लगा कि चालबाजी कर दी गवर्नमेंट के साथ। ऐसा नहीं करने का है भाई, कोई चालबाजी नहीं करनी गवर्नमेंट के साथ। 80 उसी पे काम करना है, नहीं मिलेगा कि उस पर कोई क्लेम, कोई बेनिफिट, कोई एक्सपेंस। अच्छा इसको सही कर दो भाई, ये सही हो रहा है। नहीं, इसमें गड़बड़ हो रही है, इसमें सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। इसमें सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है जी, ये आ गया। इस पर टैक्स लगा दिया, टैक्स का रेट वही 29 है, तो टेंशन की बात ही नहीं है। डेबिशन एडबैक करना चाहिए इसको, फिर मैं जरा कंट्रोल वो करता जाऊँ, अंडरलाइन करता जाऊँ। हाँ भी टैक्स भी सही है, एडबैक हो रहा है, एडबैक सही हो रहा है। हाँ भी एडबैक सही हो रहा है, एडबैक सही हो रहा है। लॉस भी सही है, एडबैक हो रहा है, सही है। इन्वेस्टमेंट 450 नहीं है। अच्छा यहाँ पे 150 लिखूँ या यहाँ पे 80 लिखूँ? इथे इथे इधर क्या लिखूँ इधर? इधर 150 लिखूँ या इधर 80 लिखूँ? कैश फ्लो में क्या आएगा? ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली ऑब्वियसली यार, अभी तो उतना खुदा को मानो यार। हाँ 150 ही आने का यार। ठीक है, ये नहीं है भाई, कोई सेल वेल नहीं है, इसको डिलीट कर दो। स्ट्रक्चर को नहीं छोड़ते हम, छेड़ते हम, इसको डिलीट कर दो। ठीक है भैया, एनपीवी कितनी आ रही है? 102 आ रही है। क्लियर है बात हमें? इट इज फाइन, कोई बात नहीं। एक एक्स्ट्रा रो आ रही है, डिलीट, बुरी लग रही है, डिलीट कर दो। बुरी लग रही है, डिलीट कर दो यार। डिलीट हो रही है, ठीक है, नहीं हो रही टेंशन नहीं लेना। नहीं हो रही डिलीट, कोई बात नहीं, इसको छोटा कर दो और बोलो। अच्छा पता नहीं क्या हो रहा है, ये नखरे कर रहा है, कोई बात नहीं, सॉफ्टवेयर से पंगा नहीं लो। नहीं कर रहा सॉफ्टवेयर, कोई बात नहीं, बस जाने दो, खाली जब भी आ जाए तो कोई बात नहीं ना यार, क्या हुआ? कोई गलत थोड़ी, वर्किंग थोड़ी गलत हो रही है।
अरे बाबा, नमाज को देर करा देगा ये। हाँ जी, ठीक है जी, बात समझ आ गई। तीसरा वाला भी निमट गया, आईटी मैनेजमेंट बोर्ड है ना। फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग सब हुई हुई है हमारी पहले से। फॉर्मे वॉर्मे सेट हुए हुए हैं पहले से। टेंशन नॉट। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, कंफ्यूजन, लेकिन कितना फायदा हो रहा है स्ट्रक्चर से, मुझे बताएं, कोई सवाल है किसी का तो। क्लियर है बात हमें? इज दिस फाइन? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, पहले साल लेते, फिर पहले साल लेते टैक्स को। अगर पुराना एसेट होता तो उस पर टैक्स पहले साल लेते, क्योंकि रिटर्न ईयर वन में बनता है ना, ईयर जीरो पे तो रिटर्न नहीं बनेगा ना। हम एज्यूम करें, अनटिल वो खुद कहते कि नहीं ईयर जीरो पे ले लो, हम वरना ईयर वन पे ही लेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ रख लेते हैं। इसको यहाँ पे वापस से पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक आप लोगों से मेरी इल्तिजा है अभी, बल्कि दो इल्तिजा है। समझदार लोगों को समझ आनी चाहिए मेरी क्या इल्तिजा होगी आप लोगों से। अच्छा, इल्तिजा ये है कि ये मैंने कर लिया। अब आप एक काम ये करें, फोर्थ वाला मशीनरी खुद से पढ़ें और खुद ट्राई करें। नमाज का ब्रेक भी बल्कि कर लेते हैं। सही है, टाइम हो गया नमाज का। वह नमाज का ब्रेक कर लेते हैं 20 मिनट्स का, और नमाज पढ़ लें, और नमाज पढ़ के आगे ना फोर वाला खुद ट्राई करें, मशीनरी वाला। प्लीज यार देखो, इतना तो आप कर सकते हो ना, मैंने इतना हर आपको लिए कर लिया। अगले पेज पे कुछ नहीं है, जो है वो इसी पे ही है। आगे कुछ और बातें हो रही है। तो प्लीज यार ये आप खुद से ट्राई करो। नमाज का ब्रेक लेते हैं, 20 मिनट बाद नमाज में मिल रहे हैं, नमाज के बाद मिल रहे हैं। ठीक है, जल्दी नमाज पढ़ लें, 5 बजे नमाज है, मुझे भी निकलना है फौरन। ठीक है जी, नमाज के ब्रेक के बाद हम मिल रहे हैं। प्लीज ये इसको जल्दी से कंटिन्यू कर लें। आना है वापस से, छोड़ना नहीं है। सवाल की थ्योरी भी कराऊंगा मैं, थ्योरी भी कराऊंगा, ठीक है? छोड़ना नहीं सवाल। नमाज कर मुलाकात हो रही है, किसी ने नहीं जाना, और ये सॉल्व भी करना है खुद। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज़िदनी इल्मा वज़िदनी इल्मा वज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, बात हमारी चल रही थी, कंटिन्यू कर लेते हैं बात को। प्लांट मशीनरी किसी ने सॉल्व किया है तो मुझे बताएं क्या आ रही है एनपीवी। प्लांट मशीनरी के केस में एनपीवी क्या बन रही है, चैट के थ्रू बता दें मुझे प्लीज। जी, चले मैं खुद भी कर लेता हूँ। The final proposal is to expand production, which requires additional investment of 5,400 million in plant machinery. It is expected that production volume would increase, and this would result in additional pre-tax operating profit of 2,200 million each year. The useful life of the plant machinery would be 5 years with no scrap value expected at this time. The plant machinery would qualify for tax allowable depreciation of 15% on reducing balance basis. स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा जी, याद करें। बनाया था हमने 2,200 मिलियन। प्री टैक्स क्या कहेंगे, इसका क्या नाम यूज किया हुआ है इसने? प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सही, अंडरलाइन हुआ हुआ था, अंडरलाइन हटा दें, चले। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है जी? 2,200। ठीक है जी, ये एडजस्ट हो गया। अच्छा, एडिशनल एक्सपेंस कोई नहीं है जी। एडिशनल एक्सपेंस कोई नहीं, आप चाहें तो ये रो हटा दें, इसको नीचे कर दें। तो ये डिलीट हो सकता है तो। डिलीट नहीं हो रहा, अच्छा डिलीट नहीं हो रहा, छोड़ दें यार, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लें। डेप्रिसिएशन का क्या सीन है? 5,400 15% लगा लें 5,400 पे, कोई बात नहीं, 5,400 कर लेंगे इसको। देखिए फॉर्मूला कुछ जगहों में रिजिड है, मैं मानता हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा, डेप्रिसिएशन हमने अपडेट कर दिया, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं। अच्छा, कॉस्ट कितनी थी हमारी? 4,500 थी ना? 5,400, सॉरी सॉरी सॉरी, 5,400। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारी 3,004 हो गई है। ठीक है, डब्ल्यू डी बी हमारे पास 2,396 हो गई है। प्रोसीड उसने कहा जी नहीं है, प्रोसीड नहीं है इस बार।
मना कर दिया ना उसने प्रोसीड के बारे में, आई गेस। देखें, चेक करें। इसने कहा जी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं, ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया तो कोई बात नहीं, लॉस आ गया तो सेविंग आ जाएगी, कोई बात नहीं, सेम ही ले लेंगे, छोटा सा प्रोजेक्ट है। फिर एडबैक टैक्सेबल प्रॉफिट हमने देख लिया, सही है। टैक्स देख लिया, एडबैक देख लिया, एडबैक भी सही है, लॉस भी सही है। इन्वेस्टमेंट कितने की हुई है भाई? T400 की हुई है। देखें, चेक करें, 792 यही आया आप लोगों का। आगे बढ़े, क्लियर है? आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? अच्छा देखें, एक चीज मैं क्लियर कर दूं आपको, कि आपने सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करनी है, थ्योरी पे भी बात करनी है, थ्योरी पे भी। मगर थ्योरी उसी वक्त सही होगी ना जब कैलकुलेशन सही होगी। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? तो इसको ऊपर कॉपी कर लें, कॉपी पेस्ट करना नहीं भूलिएगा ऊपर, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। और क्या था? इसका नाम ही नहीं लिखा, प्लांट मशीनरी। गेन लॉस एंड डिस्पोजल इसको भी उठा लेते हैं, इसको ऐसे ही रहने दें। कोई बात नहीं, एक आध खाली लाइन आ रही है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आ सकती है। अच्छा, फाइनली अब कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। क्या बना कंक्लूजन? हाँ जी, कंक्लूजन क्या बना? एक बना लेते कंक्लूजन, या एक्सेल भी बना लेते हैं, चलो। बना लें कंक्लूजन। क्या क्या है हमारे पास? 1 2 3 4। वन क्या था हमारे पास? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसमें हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है? एनपीवी कितनी आ रही है? पीआई निकालना है तो निकाल लें। चलें, वैसे तो ज़रूरत मतलब वो नहीं है, मगर कंक्लूड करें तो मैंने कहा डिस्कस कर लेते हैं। इसका कितना आया था हमारे पास? ऊपर लिखा हुआ है ना, सब सब लिखा हुआ है। ऊपर वाले में हमारी एनपीवी आई थी हमारे पास 988, और इन्वेस्टमेंट कितनी की थी हमने? 7000। ठीक है जी, पीआई निकाल लेते हैं, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है जी, ये पीआई आ रहा है। दूसरा क्या था हमारे पास? डिलीवरी फ्लीट। डिलीवरी फ्लीट में क्या था हमारे पास? एनपीवी 0 थी, और इन्वेस्टमेंट 450 थी। इसका तो जीरो ही आ जाएगा। ठीक है जी, तीसरे नंबर पे क्या था हमारे पास? आईटी करंट मैनेजमेंट, आईटी मैनेजमेंट। स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। इसमें क्या हुआ था जी? 102 की एनपीवी, इन्वेस्टमेंट 150 की है। अच्छा, उसके बाद फोर्थ नंबर पे क्या था? प्लांट मशीनरी। इसमें भी क्या हुआ है हमारे साथ?
5400 की इन्वेस्टमेंट है, 792 की एनपीवी है। ठीक है जी, यही कहानी कहानी बनी है कहानी। इसको देख के मुझे बताएं क्या लग रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला है। जवाब दें। रैंकिंग क्या बन रही है? कौन ज्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है? सबसे अच्छा रिटर्न कौन दे रहा है? ये दे रहा है। फिर सेकंड नंबर पे ये दे रहा है। थर्ड पे ये दे रहा है। फोर्थ पे ये दे रहा है। कुछ बात समझ आ रही है? क्योंकि कुछ थ्योरी लिखनी पड़ेगी, एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। 16 मार्क का सवाल है, ऐसे हलवा नहीं छोड़ सकते भाई। ओ माय गॉड। अच्छा, इसको थोड़ा मुनासिब करना पड़ेगा ना। इसको कर देते हैं मुनासिब। ठीक है जी। चलें, ये मुनासिब हो गया। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। अब ये चीज आपको एक्सप्लेन करनी है। कैसे स्टार्ट करेंगे? आसान से स्टार्ट करते हैं। अवेलेबल। ये कंपनी का नाम क्या था यार? एग्री ऑटो था ना? एग्री नहीं, एग्री ऑटो तो वो था। एग्री ग्रो। अब देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यार। रिक्वायरमेंट भी पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि हम क्यों बातें करेंगे। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ था? रिकमेंड, रिकमेंड। यानी कि कुछ कंक्लूड करना है विद सपोर्टिंग एक्सप्लेनेशन एंड कैलकुलेशन द ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट विद सपोर्टिंग एक्सप्लेनेशंस। ये चीज इग्नोर नहीं करनी है। देखें, कैलकुलेशन हमने कर ली है, मगर 16 मार्क पूरे लेने के लिए रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी और सपोर्ट करना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन के साथ। एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी यार। एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, 16 मार्क भूल जाए आप, पूरे नहीं मिलते फिर आपको। पूरे नहीं मिलते। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? कोई सवाल है पूछ लें यार। क्लियर है बात? अच्छा, अब एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, जरा गौर से देखिएगा। गौर से देखिएगा, एक्सप्लेनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन के बगैर बात हो नहीं सकती। एग्री ग्रो लिमिटेड हैज सरप्लस कैश ऑफ। उसने ओनली बोला तो हम भी ओनली बोलेंगे, वैसे ओनली था ही नहीं है, मगर 8,000 मिलियन। ऑन द बेसिस ऑफ। एग्जामिनर ने पहले कंक्लूजन लिख दिया फिर वर्किंग की है। मैं समझता हूँ नहीं, अब नेचुरल रखें। पहले वर्किंग करें फिर कंक्लूजन दें, इतना बड़ा मसला नहीं है। प्रोजेक्ट ऑफ डिलीवरी फ्लीट should not be considered since it will not add any value to shareholder। शेयरहोल्डर को कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। ठीक है ना? फैक्टर्स में है टू मेक डिसीजन परस्यू डिलीवरी फ्लीट बट फाइनेंशियल फैक्टर्स shows no return from the same। ठीक है जी, पहले हमने एक प्रोजेक्ट को तो साइड में कर दिया, इसको तो साइड में कर दिया। हमने कहा यार ये नहीं है, फोर भी नहीं करना चाहिए, इसकी नॉट एप्लीकेबल कर दे, नहीं करनी रहती।
प्रोजेक्ट को फायदा ही दे रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा तो क्या फायदा? क्या फायदा, मेरी बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, आगे वी पार्ट के भी हमने जितने भी हम पहले पार्ट पे ही है ना, वी पार्ट पे जाते हैं डिविडेंड वगैरह पे। अब आ जाएं, अभी इसको एक्सेल को नीचे कर देते हैं, अब एक्सेल की जरूरत नहीं है। अब हम कहते हैं कि ये फायदा है आईटी मैनेजमेंट, आईटी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। क्या नाम था इसका? आईटी मैनेजमेंट ब्रॉड इन हाउस इज द मोस्ट बेनिफिशियल प्रोजेक्ट in terms of return. Is it gives NPV of rupees 102 million against investment of just 150 million। इससे ये पीआई क्या शो करता है, ये भी बता देते हैं। पीआई क्या शो करता है? पीआई ऑफ 0.68 shows each rupee invested in this project will yield NPV of 0.68, which is far higher than अदर थ्री प्रोजेक्ट्स। बाकी तीन प्रोजेक्ट तो कहीं करीब में भी नहीं है। ठीक है जी, दो प्रोजेक्ट का डिसीजन हमने कर लिया। डिलीवरी फ्लीट में बात कर ली हमने, और आईटी मैनेजमेंट में बात कर ली। यहां तक बात समझ आती है? देखें प्लीज, देखें, ये बातें करनी होंगी, लिखनी होंगी। आर यू क्लियर टिल दिस पॉइंट? कंफर्म करें। यहां तक हम सब साथ हैं? कोई मुश्किल बात तो नहीं लग रही आपको? इतना तो लिख लेंगे ना पेपर में यार। अब अगली बात सुन लें। अब आप मुझे बताएं, एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अच्छा है या प्लांट मशीनरी अच्छा है? वैसे ईमानदारी की बात है, पैसे बचे हैं हमारे पास, पैसे बहुत बचे हैं, 8,000 मिलियन। एक सवाल है, क्या ज्यादा अच्छा है वैसे? वैसे जल्दी जल्दी बताएं यार। पीआई को देखें तो प्लांट मशीनरी अच्छा है। पीआई को देखें तो क्योंकि पीआई इसका थोड़ा बेहतर है, 0.15 थोड़ा सा। बट ओवरऑल एनपीवी को देखें, ओवरऑल एनपीवी, ओवरऑल एनपीवी किसकी ज्यादा है? ओवरऑल एनपीवी एमआईएस की ज्यादा है। देखो इसमें मसला क्या है, सरप्लस फंड ज्यादा बच जाएगा किसमें? प्लांट मशीनरी अगर मैं ले लेता हूँ तो ठीक है, मगर एनपीवी कम आएगी और सरप्लस फंड भी अच्छा खासा बच जाएगा। इन केस ऑफ बोथ एमआईएस दैट इज एमआईएस एज वेल एज प्लांट मशीनरी provides significant positive NPV। ठीक है। बट बट अवेलेबिलिटी ऑफ, ठीक है फारूक, बट अवेलेबिलिटी ऑफ जस्ट ऑफ रुपीज 8,000 मिलियन मीन्स दोनों दोनों प्रोजेक्ट तो नहीं आते, कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, कैन नॉट बी परस्यूड साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियसली दोनों को नहीं लिया सर। ठीक है।
if we select project of plant machinery due to slightly better return per rupee of investment, ठीक है ना, as depicted by ₹792 million। ठीक है, अगर हम ये प्लांट मशीनरी सेलेक्ट कर लेते हैं, गौर से सुनिएगा। अगर हम प्लांट मशीनरी सेलेक्ट कर लेते हैं, ड्यू टू स्लाइटली बेटर रिटर्न पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिपिक्टेड बाय पीआई, देन एनपीवी ऑफ 792 million विल बी ऑब्टेन्ड। बट इसमें सरप्लस कितना बच जाएगा, सरप्लस फंड भी बच जाएगा ना। बट देयर विल बी सरप्लस कैश ऑफ रुपीज कितना, 8,000 -150 आईटी मैनेजमेंट में लगा दिया, -5,400। ठीक है, बताएं कितना हो जाएगा। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हमने एमआईएस पे नहीं गए, हमने 150, ये तो लेना ही लेना है, फर्स्ट वाला 5,400, इन दोनों पे गए, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, बनता है 5,550, 5,550। 8,000 हमारे पास अवेलेबल है, उसमें से अगर ये दो इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाती हैं, इस्तेमाल हो जाती हैं, तो हमारे पास कितना कैश बच जाएगा, को बता सकता है? को बता सकता है? हाँ जी, कैलकुलेटर यूज कर ले हम। लेकिन बात समझ रहे हैं, थ्योरेटिकल बात भी करनी पड़ेगी। 5,400 प्लस 150, 5,550 चला गया 8,000 मिलियन में से 2,450 मिलियन। whose utilization utilization is not available. On the other hand, if agri grow invests in management information system, मैं नहीं चाहता 16 में से एक मार्क भी कटे आपका, सीरियसली स्पीकिंग, एक मार्क भी कटे, मैं नहीं चाहता। ऑन दी अदर हैंड, if agri grow invest in management information system, it will obtain higher NPV of 988 million. Further, there will be less surplus cash. $8,000 minus 150 minus 7,000, 850 million। तो कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ, क्या लगता है अब आपको? देखें, दोनों ही एक्सेप्ट हो सकते हैं, दोनों ही 8,000 के अंदर अंदर हैं, तो अब इन दोनों में से बेहतर कौन है फिर? हाँ जी, जो ज्यादा एनपीवी दे रहा है वो ज्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा? दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं, दोनों ही अवेलेबल हैं, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, बस एक बुराई है, एक साथ नहीं आ सकते, एक बुराई है। 988 और 792, देखें एनपीवी यहाँ ज्यादा आ रही है ना, तो इसीलिए। और सरप्लस फंड का भी पता नहीं है, तो सरप्लस फंड का कुछ बताया हुआ हो तो हम वर्किंग करके देख लें, क्योंकि यहाँ सरप्लस फंड ज्यादा बचेंगे, एनपीवी कम तो आ रही है, मगर फिर सरप्लस फंड की इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न मिलेगा वो यहाँ बताया हुआ नहीं है ना। तो उसकी एब्सेंस में तो मुझे लग रहा है फिर ज्यादा बेहतर ये नहीं है एमआईएस,
देखो सोच के बताओ, मुझे बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? प्लांट मशीनरी भी अच्छा रिटर्न दे रहा है, पीआई उसका अच्छा है, मगर मैं इस पीआई का क्या करूं? मुझे सरप्लस पैसों का कुछ बताया हुआ ही नहीं है। मैं 792 कमा के खुश नहीं हो सकता, मुझे 988 तक जाना चाहिए जब अवेलेबल है, पोटेंशियल है। मेरी बात समझ आ रही है? मैं 988 अचीव कर सकता हूँ तो 792 पे रुकना मुनासिब नहीं है। या तो मुझे बताया कि सरप्लस फंड का क्या होने वाला है। तो यहाँ चूंकि ज्यादा सरप्लस फंड बचेंगे, मैंने देखा ऊपर 2450 बचेंगे, तो उसका कोई रिटर्न बता दिया जाता तो मैं उसकी एनपीवी निकाल लेता, जैसे वेंटे 2018 मार्स लिमिटेड में आई थिंक मैंने किया था बहुत पहले, बीएफडी के सवाल में, मल्टीमीडिएट कैपिटल राशनिंग के सवाल के साथ जो अगला पार्ट था। तो कंक्लूजन में ये ड्रॉ करने जा रहा हूँ, हेंस इट इज सेफ टू कंक्लूड that rupees 8,000 million cash needs to be utilized IT management and management information system based on financial grounds. However, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर जिसके बारे में उसने नहीं बोला आप डिस्कस करो, जिसके बारे में उसने नहीं बोला आप डिस्कस करो अभी फिलहाल, बहुत सारे हो सकते हैं, हम डिफरेंट सालों में डिस्कस कर चुके हैं, शुड बी कंसिडर्ड बाय द मैनेजमेंट फॉर मेकिंग फाइनल डिसीजन। हाँ जी, कुछ समझ आई आपको? देखिए थ्योरी लिखनी होगी, जान नहीं छुड़ानी, भागना नहीं है। थ्योरी के वक्त लेफ्ट नहीं कर देना है सेशन को। चलो जी, थ्योरी तो रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। हाँ, ऐसा नहीं करना। अरे भाई, तो यार ये बड़ा मसला। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। चलें जी, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। पहला पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फाइनली कंप्लीट हुआ, विथ थ्योरी, विथ एक्सप्लेनेशन, विथ कंक्लूजन। जो उसने मांगा था, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, सारे रिक्वायरमेंट्स हमें टिक करनी पड़ेंगी, तो जाके मार्क्स मिलेंगे, ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, तो ये हमने ए पार्ट कंप्लीट किया, अब हम बी पार्ट पे चलते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, मुझसे पूछ लें। क्लियर है बात हमें? इज दिस फाइन? अब बाकी थियोरेटिकल क्वेश्चन करके हम क्लास एंड करते हैं। 4B, 4C, 4D। अच्छा जी, 4B में क्या फरमाना है हमसे, यहाँ तक बात समझ आ गई? एग्जामिनर ने आई थिंक पहले थ्योरी लिख दी है और फिर वर्किंग की है, मैं सोचता हूँ नेचुरल रहेगा, बात मैंने पहले ही बताई है। आज भी बता रहा हूँ कि टेंशन की बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम पहले कंक्लूजन लिखें और फिर वर्किंग करें ना, नेचुरल रखें। हम पहले कैलकुलेशन करेंगे फिर वर्किंग करेंगे। जब जल्दी से आ जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। एडवाइज द बोर्ड विदाउट कैलकुलेशन हाउ द अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग वुड चेंज इफ कैपिटल वाज लिमिटेड। लिमिटेड क्या कह रहे हैं? फॉर मल्टीपल पीरियड से ओरली बात हो गई थी जी। जल्दी जल्दी इसको लिख लेते हैं। इफ कैपिटल इज लिमिटेड फॉर, 2 मार्क का, ज़्यादा डिटेल नहीं लिखेंगे, मल्टीपल पीरियड, देन वी विल यूज मल्टी पीरियड कैपिटल राशनिंग। ठीक है, अंडर विच ग्राफ विल बी
ये आइडेंटिफाई ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट। लीनियर प्रोग्रामिंग, जो कि कोर्स में डायरेक्टली नहीं है। अप्रोच विल हेल्प अस रीच कंक्लूजन। ठीक है जी। तो मार्क का है, कुछ और लिख लें? कुछ और लिख लें? इसकी लिमिटेशन भी है, हाउएवर दिस टेक्निक, ये टेक्निक के लिए एक लिमिटेशन है, इज ओनली सुटेबल व्हेन देयर आर ओनली टू प्रोजेक्ट्स which can be shown in x axis and y axis। ठीक है ना? टेक्निक प्रोडक्ट दो होने चाहिए और प्रोजेक्ट दो होने चाहिए। प्रोजेक्ट दो से ज़्यादा नहीं हो सकते, वरना फिर वो कोई और टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है। सिंपलेक्स मेथड होता है जो कि हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? तो 4B का छोटा सा आई थिंक हमने लिख दिया। बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखना चाहें हम लिख सकते हैं, ठीक है। बट मेरा ख्याल से 2 मार्क के लिए इनफ है, इनफ है। कंक्लूजन के आगे लिख देते हैं, कंप्यूट मैक्सिमम एनपीवी फ्रॉम अवेलेबल फंड। ये वाले शॉर्टकट यूज हो सकते हैं एनपीवी वगैरह। मेरे ख्याल से बहुत है। ठीक है जी, ये हमने कॉपी किया, इसको भी पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, 4B का हमारे पास आंसर आ गया। कोई सवाल है? क्लियर है बात हमें? अभी क्लियर दिस पॉइंट? अब जल्दी से 4C और 4D देख लेते हैं। 4C क्या कह रहे हैं ये हमसे? 4C को भी सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करेंगे। सवाल उल्टे हाथ पे दूसरा आ रहा है, जाहिर सी बात है, कि ये डेमो वाला लेक्चर खुला हुआ है, वो डेमो वाला सॉफ्टवेयर खुला हुआ है। अच्छा, 4C में कह रहे हैं एडवाइज द बोर्ड ऑन द रेलेवेंस ऑफ द डिविडेंड पॉलिसी टू द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एग्रीगो लिमिटेड कैन मेक। जी, बताएं क्या रेलेवेंस है? जी, रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी टू द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट का और डिविडेंड का क्या सीन है यार, थोड़ा बताएं ना, पार्टिसिपेट करें, ऐसे तो नहीं चलेगा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई ट्राई करे? अच्छी बात की आपने जहन ने। इन्वेस्टमेंट के लिए भी कैश चाहिए, डिविडेंड के लिए भी कैश चाहिए, ये लिंक है। और क्या लिंक है? और क्या लिंक है? इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आता है वही तो डिविडेंड के तौर पे पे होता है। नहीं समझे बात को? देखो, इस बात को समझा, अगर आज आप डिविडेंड दे दोगे, कैश दे दोगे, तो री इन्वेस्ट नहीं हो सकेगा किसी इन्वेस्टमेंट में। जब वो री इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं बढ़ सकेगा। तो ये भी हो सकता है कि हम कहें कि भाई एक तो हम डिविडेंड नहीं दे रहे क्योंकि कैश ही नहीं है। दूसरा हम कहें कि नहीं, कैश तो है। अब हम चाहते नहीं है कि हम कैश आपको बांट दें, हम चाहते हैं कि आपको और ज़्यादा प्रॉफिट दें फ्यूचर में। यानी कि उस पैसे को क्या करें, वापस से री इन्वेस्ट कर दें। मेरी बात समझ आ रही है? लिंक समझ आ रहा है? देखो, एक तो ये हो सकता है कि भाई हमने सारा पैसा खत्म ही हो गया, पैसा है ही नहीं भाई, डिविडेंड कहाँ से देंगे, इन्वेस्टमेंट में ही सारा पैसा लग गया। दूसरा ये कि पैसा तो है हमारे पास है, जैसे यहाँ 8,000 मिलियन है, ठीक है, मगर मसला वही है कि फिर ये करेंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकेगी भाई। बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी के क्या कहते हैं वो, गोइंग कंसर्न लेट से, कि बिजनेस का फ्यूचर वो ज़्यादा अच्छा शेप नहीं हो सकेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो लिखेंगे कुछ, ज़रा ट्राई करेंगे आप लोग ज़रा।
एक दफा खुद से ट्राई करें ना। फिर डी तो बहुत आसान है। जब डिविडेंड देते हैं तो किस बातों का ख्याल रखा जाता है यार, ये तो बहुत सिग्नलिंग इफेक्ट और क्लाइंटेल इफेक्ट और वो क्या कहते हैं, पे आउट कंटिन्यूस कांस्टेंट पे आउट रेशियो और लिक्विडिटी पोजीशन और लीगल कॉन्स्ट्रेंट, पता नहीं क्या क्या बातें। इस पे 4 क्या 8 मार्क का सवाल भी हमने किया हुआ यार। जी। चलें शाबाश, जल्दी जल्दी बी पार्ट सी पार्ट ट्राई करें, फिर डी में करा देता हूँ। आसान वाला मैं करा रहा हूँ, चले सी वाला मैं आपको छोड़ दिया। जी। कुछ तो बताएं। अरे चंदा लिखो तो सही। फ्यूचर इम्पैक्ट वो तो डी पार्ट की बात करो, सी पार्ट में क्या लिखोगे ये बताओ। ये जो कह रहा है देखो इसकी वर्डिंग, वाइज द बोर्ड ऑन द रेलेवेंट डिविडेंड पॉलिसी टू द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये क्या लिखा था ऐसा, अच्छा यहाँ पढ़ भी लो ना, ये देखो। ड्यूरिंग द बोर्ड मीटिंग इट वाज सजेस्टेड दैट ऑल फोर प्रोजेक्ट कुड बी फाइनेंस इफ द यूजुअल 6,000 डिविडेंड इज नॉट पेड। तो अभी अच्छा ये देखो, इस सवाल से उठा लो ना। और आसान कर लेते हैं, 8,000 मिलियन पहले से था, 6,000 मिलियन कह रहे डिविडेंड रोक लो, तो फिर तो मसला ही खत्म हो जाएगा। एज पर क्या जी। एडवाइस टू यूज ₹6,000 मिलियन कैश अवेलेबल फॉर डिविडेंड। नमाज का भी टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी करना है। एज एविडेंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, मगरिब का टाइम हो गया ना। बोर्ड was advised to use 6,000 cash available for dividend, cash of dividend, for it will help, it will increase 14,000 million. Thus, all projects could be accepted without any constraint, any capital constraint. यही है ना भाई बात। अगर 6,000 यहां से आ गया तो गेम तो खत्म हो गई, फिर तो टेंशन ही नहीं है भाई। टेंशन ही नहीं है। फिर तो 6,000 8,000 14,000 हो जाएगा। क्या ख्याल है। ठीक है। बट मसला क्या होगा। अच्छा ये भी हो सकता है कि इंक्रीज्ड रिटर्न फ्रॉम ऑल फोर प्रोजेक्ट्स could further the returns, thus may lead to heavier dividends in the upcoming years। ठीक है ना। सबर का फल मीठा। सबर का फल मीठा। देखो ना क्या कह रहा है, विदाउट कैलकुलेशन, ये एडवाइस द बोर्ड ऑन द रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी टू लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। बात सही है कि भाई डिविडेंड रोक दो। हाउएवर बोर्ड शुड आल्सो कंसिडर
कंसिडर अदर फैक्टर्स, जो कि हम अदर अगले पार्ट में बताएंगे, बिफोर डिस्टर्बिंग डिविडेंड। डिविडेंड को डिस्टर्ब करने से पहले अदर फैक्टर्स को देख लिया। ठीक है ना, अदर फैक्टर्स भी है ना यार, ऐसे नहीं जो डी पार्ट में, इसीलिए उसमें समझदारी का मुजाहरा है कि अगले पार्ट में सारी बातें मैं यहाँ कर दूंगा तो डी पार्ट में क्या करूंगा। अब मेरी बात समझ, तो डी पार्ट में फिर मैं क्या करूंगा। फोर सी को भी हमने कंप्लीट किया। बहुत डिटेल में नहीं लिख रहे हम क्योंकि पेपर में टाइम नहीं होगा, मगर ऐसा भी नहीं होगा कि लगे कि आंसर कुछ लिखा ही नहीं है। 2 मार्क के लिए आई थिंक हमने काफ़ी इनफ लिख दिया है। इंशाल्लाह मिल जाएंगे 2 मार्क पेपर में इस तरह के सवाल में, अगर हम ये क्वांटम लिख के जाते हैं तो। ठीक है जी, बात समझ आती है। सब डी जल्दी से फाइनल कर लेते हैं, खत्म करते हैं। एडवाइज द डायरेक्टर ऑन दी प्रैक्टिकल कंसिडरेशन दे शुड टेक इनटू अकाउंट व्हेन डिटरमिनिंग द नेक्स्ट डिविडेंड। डिविडेंड पे करते हुए किन बातों का ख्याल रखा जाता है जी, जवाब दे दीजिए। थोड़ा आसान सा यहीं पे कर लेते हैं, 4D। जी, बताएं जल्दी से यार। सिग्नलिंग इफेक्ट और क्या क्या था, क्लाइंटेल इफेक्ट, कांस्टेंट पे आउट रेशियो, भूल गए? पढ़ा नहीं क्या अभी तक? पहुंचे नहीं वहां तक अभी क्या? क्यों भाई? तो खत्म हो जाना चाहिए कोर्स। हम्म, जल्दी से बताएं। इज टू बी कंसिडर। जी, जवाब दें। हम्म, सिग्नलिंग इफेक्ट। ये अभी कुछ टाइम पहले भी मैंने कराया था यार ऐसा सवाल। वो पेपर का वही क्वेश्चन 5 था वो, आई गेस। सिग्नलिंग इफेक्ट क्या कहते हैं? इंक्रीज इन डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सिग्नल्स प्रेजेंस ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनी, इफ एनी कंपनी won't pay dividend, shareholders may take it as signal that the company has not made profit or even made a loss। ठीक है, तो ये सिग्नल गलत चला जाएगा शेयर होल्डर को अगर आपने डिविडेंड नहीं दिया। तो इन बातों को कंसिडर कर लेना चाहिए डिविडेंड देते हुए, कि गलत इंप्रेशन तो नहीं जा रहा। ठीक है, इसके अलावा और क्या देखा जाता है, पॉलिसी देखी जाती है टूवर्ड्स डिविडेंड। देखें, एक कंपनी है लेट से ओजीडीसी, मुझे नहीं पता, मैं शेयर में डील नहीं करता, मगर एक समझाने के लिए कह रहा हूँ, लेट से ओजीडीसी बहुत डिविडेंड देती है। अब वो किसी साल अगर डिविडेंड नहीं देगी ना तो फैसला आ जाएगा। पॉलिसी का मतलब क्या है कि उनकी अपनी स्टैब्लिश पॉलिसी है, प्रैक्टिस है, पीएसओ अच्छा डिविडेंड देती है। ठीक है, तो बिजनेसेस, ये कंपनीज यूजुअली हैज अडॉप्ट सम पॉलिसीज व्हाइल पेइंग डिविडेंड। और कोई बताएगा पॉलिसी कौन सी होती है?
कांस्टेंट पे आउट रेशियो। कांस्टेंट पे आउट रेशियो मतलब हर 100 रुपए के प्रॉफिट पे लेट से 50% डिविडेंड देंगे। रेसिडुअल पॉलिसी होती है। स्टिल पॉलिसी का मतलब है जो प्रॉफिट बचाएंगे सब टैक्स दे देंगे, वो सब डिविडेंड दे देंगे। ठीक है। एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, कुछ लोगों का होता है नहीं यार कांस्टेंट डिविडेंड देना है विद स्लाइड ग्रोथ। कांस्टेंट ग्रोथ, कोई सी ग्रोथ है बस उसी हिसाब से देना है जैसे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में होता है। अब यहाँ पे ये बातें क्यों कर रहे हैं हम? हम्म। बस यार अजान का टाइम हो रहा है, खत्म करेंगे। डिस्टर्बिंग इन पॉलिसी, डिस्टर्बेंस इन पॉलिसी में शेयर होल्डर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस देयर फॉर पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी शुड बी कवर्ड, शुड नॉट बी ignored while making such dividend, while making such decisions। बात समझ आ रही है? ऐसे डिसीजन लेते हुए ये पॉलिसियों को इग्नोर नहीं कर सकते। शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस शटर हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, फंस जाएगा। अच्छी बात नहीं है। हेजिंग स्ट्रेटजी बस फिर उसके बाद तरीका वही है यार, पहले सारे क्वेश्चन लिख के सॉल्व करें प्रॉपर। कुछ को आप ओरली कर लें, कुछ को सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करें और पूरा सॉल्व करके रजिस्टर से मैच करें और जो गलतियां आ रही हैं उनको नोट करें, मिस्टेक लॉग बनाएं, प्रॉपर प्रॉपर मिस्टेक लॉग बनाएं। फिर अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व करें 6 8 अटेम्प्ट के, और फिर थ्योरी की प्रॉपर प्रैक्टिस करें। देखें मैं भी थ्योरी फुल फ्लैज लिखवा रहा हूँ आपको ना, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग भी थ्योरी फुल फ्लैज ही लिखेंगे। थ्योरी का मैंने पूरा हैंडआउट शेयर किया, पिछले 10 साल की थ्योरी सब उसमें आई हुई है। कौन कौन से सवाल में कितने कितने मार्क की आई हुई है, क्वेश्चन सोल्यूशन सब आया हुआ है। हैंडआउट देखा है मेरा जो बड़ा सा हैंडआउट है थ्योरी का? क्योंकि 3 काम करने हैं, सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस साथ साथ हो ही जाएगी। रिवीजन, अटेम्प्ट वाइज पेपर एंड थ्योरी। बस ये इंशाल्लाह आप चीज़ें कर लोगे तो मुझे उम्मीद है काम आसान हो जाएगा। अच्छा जल्दी जल्दी आगे चलते हैं, मैं खत्म करने टाइम हो गया, अजान हो गई है मगरिब की, बस मुझे निकलना है। अच्छा और क्या मसला आता है भाई? लिक्विडिटी पोजीशन भी देखनी पड़ती है। इसका क्या मतलब है? हम्म। ये क्या हो गया इसको? पता नहीं ये ऐसे क्यों कर रहा है, खैर। लिक्विडिटी पोजीशन, बस खत्म करते हैं। कंपनी शुड ऑल्सो कंसिडर अवेलेबिलिटी ऑफ कैश while making while deciding dividends। Sometimes finance need to be obtained, pay dividend। In such case, cost of finance should also be considered। ठीक है, बात समझ आ रही है? और स्क्रिप्ट इशू भी कर सकते हैं, खैर
तो बोरिंग भी ले सकते हैं। अच्छा, लीगल कॉन्स्टेंट भी कभी कभार होते हैं। लीगल कॉन्स्टेंट समझते हैं? कोई कॉवेनेंट आ जाए, स्टैट्यूटरी रेगुलेशन भी आ जाती है, हाँ। समटाइम्स। पता नहीं इतना बोल्ड क्यों किया। इट में पॉसिबल दैट डेट कोवेनेंट्स may restrict payment of dividend. Further, allowable reserves as per law of the country. रिजर्व शेयर भी हमसे नहीं दे सकते, फॉर एग्जाम्पल। नीड टू बी कंसिडर्ड। ऑर्डर। ठीक है, चार मेरे ख्याल से बहुत है। और भी लिख सकते हैं, टाइम हमारे पास नहीं है, नमाज का टाइम हो गया है। ठीक है। शेयर होल्डर प्रेफरेंस, वो क्लाइंटेल इफेक्ट है, उसको भी लिख सकते हो कि शेयर होल्डर किस तरह का है तुम्हारे पास। सही है ना? कैपिटल गेन प्रेफर करता है या डिविडेंड प्रेफर करता है? लो इनकम वाले लोग डिविडेंड प्रेफर करते हैं। लिख लेते हैं यार, लो इनकम शेयर होल्डर्स प्रेफर्स डिविडेंड्स फॉर देयर लाइवलीहुड एज कंपेयर टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है तो उसको मसला नहीं है। हु इज और inclined towards capital gain instead of dividend। ठीक है, चले यार, बस बहुत हो गया, यहीं तक रखते हैं। कुछ मैं फाइव इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। और यार ये बातें आपको समझ आती हैं, अच्छी लगती हैं, इजी लगती हैं, इजी टू अंडरस्टैंड लगती हैं, तो यार आपसे गुजारिश है कि आप और लोगों से भी शेयर करें। हो सकता है कि किसी और का भला हो जाए और उसका भी काम आसान हो जाए। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़। नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लें, बस मैं भी निकल रहा हूँ। और दुआओं में प्लीज़ मुझे ज़रूर याद रखिएगा आप, ख़ास तौर पे। ठीक है जी। आपको भी दुआओं की ज़रूरत है और मुझे भी दुआओं की ज़रूरत है। हर किसी को दुआओं की ज़रूरत है आज के दौर में यार। ठीक है जी। चलें, मेरे ख्याल से लेट्स एंड दिस नाउ बिफोर इट्स टू लेट, कि नमाज भी निकल जाए हमारी। ठीक है जी, चलें यार, अपना ख्याल रखिएगा। एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देर हो जाएगी।